नमस्कार, आप देख रहे हैं नेपाल वन और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। पूर्वांचल की अहम खबरों के साथ। यूपी में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। उपचुनाव में जिन 7 सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है, उनमें से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट है। मध्य यूपी की 2 सीटों उन्नाव की बांगरमऊ और कानपुर देहात की घाटमपुर सीट पर वोट डाले गए। हर पार्टी उपचुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। 10 नवम्बर को नतीजों का ऐलान होगा। 7 विधानसभा सीटों पे हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्नाव की बांगरमऊ सीट बीजेपी से विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता जाने के कारण खाली हुई है। सेंगर रेप केस में सजा काट रहे हैं। ये सीट बरकरार रखना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ने भी इस बार यहाँ काफी दम लगाया है। तो मतदान हम इसलिए करते हैं कि अच्छा प्रतिनिधित्व सुन सके और उसके बाद हर तरीके से विकास करे। जैसे महिलाओं को लेके भी ज़्यादातर मतलब अच्छा कानून बने, अच्छा सुरक्षा करे उन सबका। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी के लेके उस पर कोई सरकार के थ्रू कोई रोजगार का प्रस्ताव रखे। कानपुर की घाटमपुर सुरक्षित सीट योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रही कमला रानी वरुण के निधन के कारण खाली हुई। बीजेपी ने यहां से कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र पासवान को उतारा, जबकि समाजवादी पार्टी ने 2017 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे इंद्रजीत कोरी पर भरोसा जताया। बीएसपी और कांग्रेस के प्रत्याशी भी मुकाबले में हैं। उपचुनाव के मतदान खत्म होने के बाद अब सबको 10 नवंबर का इंतजार है, जिस दिन चुनाव परिणामों का ऐलान होगा। ये उपचुनाव बीजेपी, सपा, बीएसपी और कांग्रेस सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए उन्हें अपनी ताकत और कमजोरियों का पता चलेगा। मध्य और पश्चिम यूपी के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2 विधानसभा सीटों पर भी वोट डाले गए हैं। देवरिया की सदर सीट और जौनपुर की मल्हनी सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। ये दोनों सीटें मौजूदा विधायकों के निधन के कारण खाली हुई है। देवरिया की सदर सीट बीजेपी के विधायक जन्मेजय सिंह के निधन के कारण खाली हुई है। यहाँ पर सभी बड़े दलों ने ब्राह्मण प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी, सपा ने अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ब्रह्म शंकर त्रिपाठी पर भरोसा जताया है। बीएसपी और कांग्रेस ने भी ब्राह्मण उम्मीदवारों पर दांव खेला है। ये सीट बीजेपी के लिए काफी मुश्किलों भरी। यहाँ से विधायक रहे जन्मेजय सिंह के बेटे को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, जिसके बाद अजय सिंह ने पार्टी से विद्रोह करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। देवरिया सदर विधानसभा के सीट पे मतदान किया है। विकास के मुद्दे को लेके हम अपने जनप्रतिनिधि से इस अपेक्षा से मतदान किए हैं कि वो हमारे विधानसभा में हमारे विधानसभा का विकास करेंगे, और विकास के ही मुद्दे पर मैंने मतदान किया। क्या चाहिए? जौनपुर में मल्हनी सीट समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव के निधन से खाली हुई है। यहाँ एक अकेली सीट है जिसपे बीजेपी का कब्जा नहीं है। यहाँ से पार्टी ने छात्र नेता रह चुके मनोज सिंह को मैदान में उतारा, जबकि सपा ने पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव पर दांव लगाया है। बीएसपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के अलावा पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। सभी सीटों पर बेहद दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। सभी दलों ने टिकट बंटवारे में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा है। पश्चिमी यूपी की भी 3 सीटों पर उपचुनाव में वोट डाले गए। अमरोहा की नौगांवा, सादात, बुलंदशहर की सदर और फिरोजाबाद की टुंडला विधानसभा सीट पर उपचुनाव में लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बुलंदशहर की सदर सीट बीजेपी के विधायक वीरेंद्र सिंह सिरोही की सड़क दुर्घटना में मौत के कारण खाली हुई है। बीजेपी ने यहां से उनकी पत्नी उषा सिरोही को उम्मीदवार बनाया है। सपा ने इस सीट पर आरएलडी उम्मीदवार प्रवीण सिंह का समर्थन किया। इसके अलावा बीएसपी और कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतारे हैं। अमरोहा की नौगांवा सादात सीट योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे चेतन चौहान के निधन से खाली हुई है। बीजेपी ने यहां से उनकी पत्नी संगीता चौहान को टिकट दिया है। पार्टी को ये सीट सहानुभूति लहर के सहारे जीतने की उम्मीद है। वहीं सपा, बीएसपी और कांग्रेस भी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। फिरोजाबाद की टुंडला सुरक्षित सीट योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। इस सीट के लिए बीजेपी ने पूर्व क्षेत्रीय मंत्री और जिला उपाध्यक्ष प्रेमपाल धनगर को उतारा है। उनका मुकाबला सपा, बीएसपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों से है। उपचुनाव के नतीजों का इंतजार हर किसी को है। उपचुनाव के परिणाम न सिर्फ दूरगामी होंगे, बल्कि भविष्य की राजनीति का संकेत देने वाले भी होंगे। लिहाजा हर सियासी दल दिल थाम कर 10 नवंबर का इंतजार कर रहा है। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 2 सगे भाइयों को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अब तक ये दोनों ठग 50 लोगों को करीब 2.5 करोड़ रुपए का चूना लगा चुके हैं।
सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने लोगों के साथ ठगी करने वाले संजय वर्मा और सुनील वर्मा को गोरखपुर पुलिस ने खजांची चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। शाहपुर क्षेत्र के रहने वाले बिंदवासिनी दुबे ने साल 2017 में रेलवे में ठेका दिलाने के नाम पर 35 लाख रुपए हड़पने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित का कहना था कि आरोपियों ने ठेका ना दिला पाने के बदले 3 भाई बहनों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया। लखनऊ में फर्जी प्रशिक्षण कराया गया और बाद में हैदराबाद बुलाकर फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया गया। प्रलोभन दे करके कि रेलवे में ठेका दिलवा देंगे या सरकारी नौकरी में वो करवा देंगे, तो उनके प्रलोभन में आकर के मतलब अच्छा खासा ये लगभग 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी किए हैं। 2.5 करोड़ के आसपास धोखाधड़ी हुई है। जैसे वादनी है, वादनी से ही उनका ये है कि 30 लाख का धोखाधड़ी उनके साथ हुई है। 5 लाख अकाउंट दिया गया, बाकी कैश दिया गया। तो वादनी के पिताजी पुजारी हैं, तो और ये अभियुक्त उनके संपर्क में आए तो झांसे में आकर के मतलब ये सब घटना हुई है। दोनों गिरफ्तार आरोपी लखनऊ के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। अब तक करीब 2.5 करोड़ रुपए का चूना लगा चुका है। गिरोह का सरगना बिहार का रहने वाला है और उसकी भी तलाश पुलिस कर रही है। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की साजिश पर गुस्साई मायावती ने कहा था कि वो सपा को हराने के लिए बीजेपी को भी समर्थन करने से नहीं हिचकेंगी। इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि कहीं मायावती आगामी चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन तो करने नहीं जा रही हैं। हालांकि अब बसपा मुखिया ने इन सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। मायावती ने साफ कहा कि बसपा कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के पक्ष में वोटिंग से परहेज नहीं करने की बात कहने वाली बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अब यू टर्न ले लिया है। मायावती ने कहा कि बीजेपी के साथ कोई भी गठबंधन करने की बजाय वो राजनीति से संन्यास लेना चाहेंगी। बीएसपी प्रमुख ने आगे कहा कि किसी भी चुनाव में बीजेपी के साथ बीएसपी का कोई भी गठबंधन भविष्य में संभव नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी भी करार दिया। मायावती ने कहा कि बीएसपी की विचारधारा सर्वजन सर्वधर्म हिताय की है और ये बीजेपी के विपरीत है, जिसकी विचारधारा सांप्रदायिक, जातिवाद और पूंजीवादी है। बीएसपी मुखिया ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया है। कहा सपा और कांग्रेस बीएसपी के खिलाफ साजिश में लगी हैं। हालांकि उनका यह प्रयास कभी भी सफल नहीं होगा। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई तो बीजेपी मजबूत हुई है। इससे पहले सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव का हवाला देते हुए मायावती पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाया था। त्योहारी मौसम में सब्जियों की आसमान छूती कीमतों ने आम लोगों की जेब ढीली कर दी है। आलू, प्याज और टमाटर लोगों की थाली से गायब होते जा रहे हैं। इसे देखते हुए यूपी सरकार ने आलू, प्याज और टमाटर के दामों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने का फैसला किया है। सरकार इन तीनों सब्जियों का पराग डेयरी के सभी बूथों, मंडी समितियों और कर्मचारी कल्याण निगमों पर उचित मूल्य पर उपलब्ध कराएगी। त्योहारी सीजन में लगातार महंगी होती सब्जियों ने आम लोगों की जेबें ढीली कर दी हैं, तो सरकार पर भी कीमतों को कंट्रोल करने का दबाव बढ़ गया है। इसे देखते हुए यूपी सरकार ने सस्ते रेट पर लोगों को आलू, प्याज और टमाटर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। पराग डेयरी, मंडी समितियों और कर्मचारी कल्याण निगमों के माध्यम से इनकी बिक्री की जाएगी। बिक्री की इस व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। सरकार की तरफ से इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया। इसमें कहा गया है कि आलू, प्याज और टमाटर के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए यूपी राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, यूपी राज्य औद्योगिक सहकारी विपणन संघ, दुग्ध विकास विभाग और राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के आउटलेट के माध्यम से बाजार भाव को स्थिर किया जाएगा। साथ ही आम लोगों को उचित मूल्य पर आलू, प्याज और टमाटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इससे पहले राजधानी लखनऊ में मोबाइल वैन के जरिए भी सस्ती दरों पर आलू, प्याज की बिक्री की जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे आलू, प्याज और टमाटरों की कीमत पर अब प्रदेश सरकार लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। प्रदेश सरकार अब प्रदेश भर में पराग बूथ पर आलू, प्याज और टमाटर बेचेगी। आपको बता दूं कि इन तीनों सब्जियों के जो बूथ रहेंगे वो पराग बूथ पर बिकेंगे। इसके साथ ही साथ मंडी समिति के कर्मचारी और कल्याण निगम पर उचित मूल्य उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही साथ इसके पूरी निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। उद्यान निर्देशालय में इसका कंट्रोल रूम होगा, जहां से पूरी तरीके से निगरानी की जाएगी कि लोगों को कम दाम में
कम रेट में आलू, प्याज और टमाटर मुहैया हो रहे हैं कि नहीं। अभी तक सरकार जो है वो इन सभी चीज़ों के रेट पर लगाम लगाने के लिए वैन भी चला रही है, जिसमें 35 रुपये किलो आलू और 55 रुपये किलो प्याज बेचने का काम किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से प्रयाग बूथ पर इन सभी चीज़ों को बेचा जाएगा तो क्या लोगों को कम दाम में आलू, प्याज और टमाटर उपलब्ध हो पाते हैं या नहीं। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से टमाटर की फसल को नुकसान हुआ है, तो वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश के कारण प्याज की फसल खराब होने से इसके भाव में बढ़ोतरी हुई है। महाराजगंज जिले के फरेंदा थाना क्षेत्र के जंगल के पास मुठभेड़ के बाद वन विभाग की टीम ने एक वन तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। महाराजगंज के कैंपियरगंज फरिंदा मार्ग पर स्थित जंगल ट्रीट के पास वन विभाग और वन तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। वन कर्मियों की ओर से हुई काउंटर फायरिंग में एक तस्कर के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ लिया। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। इस मामले में वन विभाग की तरफ से मामला दर्ज कराया गया है। इनके ऊपर पहले से भी कई केस दर्ज हैं, वांछित हैं, और आज रात में जंगल ट्रीट के पास में एक लकड़ी डालने का प्रयास ये लोग कर रहे थे। इसी बीच में जवाबी कार्रवाई में जो है सब घायल। सब इंस्पेक्टर द्वारा थाना फरेंदा में मुकदमा कायम कराया गया है एक व्यक्ति सिकंदर साहनी के विरुद्ध। और मुकदमा इस बात का है कि कल वो लोग जब रात में गश्त कर रहे थे तो दो अपराधी एक सफारी में लकड़ी साखू की लादने का प्रयास कर रहे थे। इसी बात पे जब उन्होंने रोका तो अपराधियों ने फायर किया। इस पे उन्होंने भी फायर किया है। एक अभियुक्त जो पकड़ा गया है सिकंदर साहनी, इसके पैर में बुलेट का फायर है, उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसमें FIR पंजीकृत कर ली गई है और आगे कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर के जरिए वन विभाग को सूचना मिली थी कि तस्कर जंगल से अवैध कटान कर साखू और सागौन की लकड़ी लेकर जाने वाले हैं। इसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए कई जगह मोर्चाबंदी की गई थी। इसी के तहत एक वन तस्कर को पकड़ने में सफलता मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और सैन्य सहयोग मजबूत हुआ है। दोनों देशों के रिश्ते भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। इसी कड़ी में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर ट्रंप की जीत के लिए प्रयागराज में हवन किया गया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए संगम नगरी प्रयागराज में विश्व प्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर में अनुष्ठान और हवन आयोजित किया गया है। इस दौरान वैदिक मंत्रों के साथ हवन कर चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए कामना की गई। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है और डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता भारत के साथ बहुत गहन है और अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जीत करके आते हैं तो भारत निश्चित तौर पे विश्व स्तर पे बहुत मजबूत बनेगा। इसलिए आज हमने यहाँ बैठ करके प्रार्थना की है कि भगवान डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा विजयश्री दिलाए ताकि भारत विश्व के स्तर पर बहुत मजबूती में जाए। चाइना और पाकिस्तान जैसे देश जो भारत को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं उसमें अमेरिका कहीं कहीं अहम भूमिका निभाएगा। अनुष्ठान में शामिल लोगों का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका की दोस्ती लगातार मजबूत हुई है, इसलिए दोनों देशों के आपसी संबंध को बेहतर बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा राष्ट्रपति चुना जाना बेहद जरूरी है। इससे पहले भी संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा की जीत के लिए हवन अनुष्ठान किया गया था। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों की चांदी हो जाती है। भारी डिमांड के चलते मिठाइयों से लेकर खाने पीने की तमाम चीजों में खूब मिलावट की जाती है। दीपावली नजदीक है, ऐसे में गोंडा जिले में खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। मोबाइल वैन के जरिए जांच टीम ने 11 दुकानों से नमूने इकट्ठा किए और उनको जांच के लिए लैब भेजा। जांच रिपोर्ट आने के बाद मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए भी प्रशासन सतर्क है। दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मोबाइल वैन से हमारे यहाँ जांच की गई और दीपावली शुरू होने के पूर्व ही अपने क्षेत्रीय अधिकारियों से मैं सूचनाएं लूँगा और उनके अभिसूचना के आधार पर जो सूचना हो देंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस बार दीपावली कुछ अलग होगी। सरकार ने जहां इस बार मिट्टी के दियों और देश में बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों पर विशेष जोर दिया है, तो वहीं बड़े बूढ़े जवान और बच्चों ने भी आगे बढ़कर चाइनीज सामान का बहिष्कार करने और स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया है। बलिया में बच्चों ने इस बार दीपावली कुछ अनोखे अंदाज में मनाने का फैसला किया है। बच्चों ने गीत के माध्यम से लोगों से अपील की है कि वो इस बार दीपावली में झालर नहीं लगाए बल्कि घरों में मिट्टी के दिए जलाएं। इससे जहां बिजली के खर्च में बचत होगी वहीं भारतीय संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा मिलेगा।
हम झालर नहीं लगाएंगे, हम झालर नहीं लगाएंगे, मिट्टी के दिए जलाएंगे, मिट्टी के दिए जलाएंगे। अरे मिट्टी 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 मिट्टी, अरे मिट्टी 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 मिट्टी। बलिया की माटी हो जिसमें, बलिया की माटी हो जिसमें, बलिया की सौंधी खुशबू हो, बलिया की सौंधी खुशबू हो। हम ऐसे दिए जलाएंगे, खुशियों की दिवाली मनाएंगे। हम झालर नहीं लगाएंगे। इस बार हम झालर नहीं लगाएंगे, इस बार हम लोग मिट्टी के दिए जलाएंगे। इसके बहुत फ़ायदे भी होते हैं, जैसे पहला कि कीट पतंगे सब नहीं आते हैं, कीड़े, और दूसरा कि कुम्हार जो होते हैं उनको हम लोग भूलते जा रहे हैं। बहुत पहले से ही हमारे लिए वो मिट्टी के दिए, बर्तन बहुत कुछ बनाते हैं, तो हमें मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, मिट्टी के दियों का, ताकि हमारी वजह से उनकी दिवाली भी खुशी से मने। झालर तो आसानी से लग जाता है, लेकिन इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। पहला कि बिजली की खपत ज़्यादा होती है और इससे पृथ्वी भी बहुत गर्म होती है, कीट पतंगे भी नहीं मरते हैं, इसलिए हम लोग झालर नहीं लगाएंगे। इस साल हम लोग मिट्टी के दिए जलाएंगे। देवरिया सदर सीट पर उपचुनाव में वोट डाले गए। मतदान के दौरान हादसा हो गया। मतदान केंद्रों के निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी शिव शरणप्पा जीएन के वाहन को बैतलापुर ऑयल डिपो के नजदीक पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इस टक्कर से मुख्य विकास अधिकारी का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि शिव शरणप्पा जीएन और वाहन में सवार अन्य लोग बाल बाल बच गए। पूर्वांचल न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।